हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। आज हम जो रिटेल का है नेक्स्ट यूनिट ले रहे हैं, यूनिट नंबर 20। और जो यूनिट नंबर 20 है उसमें हाउसिंग लोन का ही थोड़ा एक्सटेंशन है। हाउसिंग लोन हमने कैसे देते हैं ये सीख लिया, लेकिन हाउसिंग लोन पे इतना एम्फेसिस क्यों है, तो उसके लिए क्या है, हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग। तो हाउसिंग में कुछ टैक्स रिबेट मिलती है अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं। वो एक अलग बात है कि अभी लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दे दिए हैं कि आप चाहें तो न्यू स्कीम जो लॉन्च करी जिसमें कोई रिबेट नहीं है, उसमें टैक्स स्लैब भी अलग अलग है, चाहे तो वो ऑप्ट कर लें, या आप जो पुरानी हाउसिंग लोन की स्कीम चल रही थी टैक्स रिबेट वाली वो करें। तो शायद 5 ईयर तक वो चलता रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या उस स्कीम को कंटिन्यू करती है या नहीं करती है। ठीक है। तो यूनिट का नाम है हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग। बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी यूनिट है, आराम से हो जाएगी। तो हाउसिंग जो हम फाइनेंस करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस में एक तो ये है कि जो भी लोग हाउसिंग फाइनेंस लेते हैं उनको हाउस बन जाता है उनका, और लॉन्गर टर्म में उसका रिपेमेंट करके धीरे धीरे वो अपने लोन को भी रिपे कर देते हैं और उनकी एक एसेट क्रिएट हो जाती है। और इसके साथ उसमें टैक्स प्लानिंग, टैक्स की रिबेट मिल जाती है। तो दोनों चीजों को देखते हुए लोग इस प्रोडक्ट को काफी लाइबिलिटी के बारे में देखिए अब क्या है। तो टैक्स लाइबिलिटी जो इसमें छूटती है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो होम लोन जो लेते हैं उनका टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 24 मिलता है, और अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स, ये दोनों इनकम टैक्स है। और फर्स्ट टाइम जो होम बायर होते हैं उनको 80EE में बेनिफिट मिलता है। तो ये है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये रेजिडेंशियल बेनिफिट यूनिट्स के लिए ही बेनिफिट होता है। कॉमर्शियल जो यूनिट होती हैं उनके लिए ये बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है। टैक्स बेनिफिट अंडर 24B। तो इसमें क्या टैक्स बेनिफिट है इसको देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट तो ये है कि मैक्सिमम 2 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। तो आपकी जो इनकम है उसमें से 2 लाख रुपए आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। ठीक है। और ये स्कीम 99 के बाद के लोन पे एप्लीकेबल है, उससे पहले के लोन पे एप्लीकेबल नहीं है। लोन इज फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये मैंने पहले बोले थे। एज रीफाइनेंस टेक ओवर ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग अंडर द लोन टेकन अर्लियर परचेज फॉर द। अब देखो इसमें दोनों बातें हैं। अगर आपने अभी फ्रेश लोन लिया है तो वो, या आपने अपने लोन को कहीं टेक ओवर करा दिया तो वो भी फ्रेश लोन की तरह ट्रीट होगा, उसमें भी वो कंटिन्यू रहेंगी जो बेनिफिट्स हैं। ठीक है। In case of the loan for construction, the constructed should get completed within 35 year of the raising of the loan। तो आपका कंस्ट्रक्शन उसमें पूरा हो जाना चाहिए। पता लगा आप धीरे धीरे कर रहे हैं, आपने इतने ईयर लगा दिए कि कंस्ट्रक्शन के नाम पे बस धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये कंस्ट्रक्शन आपका विद इन, ये जरा एक बार आंसर करिएगा, 3 to 5 ईयर है या 3 ईयर है? ये मुझे थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है यहाँ पे। आंसर कीजिए प्लीज। बुक में ये 3.5 है, 3 है, थर्टी 5 है। फाइव है। बुक में 35 है। 35 भी दिया हुआ है? यस सर। अच्छा। 35 कुछ ज्यादा नहीं लग रहा आपको? सर वो थ्री टू बाद फाइव में होना चाहिए सर। फाइव फाइव होना कितना? चाहिए सर, बाद में 5 दिया हुआ है। 5 होना चाहिए ना? हाँ, तो ये कुछ गलत है, हाँ इसको देख सर। लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि 35 यार तो बहुत लंबा समय हो गया ना। बहुत लंबा है सर। ठीक है, चलो इसको भी आगे कहीं दिया हुआ बता रहे हैं। डिडक्शन कैन बी क्लेम ओनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर व्हेन द परचेज कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग जो इसका बेनिफिट है
वो वेरी फर्स्ट डे से ले लेते हैं। लेकिन अब यह है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी उतना देखती नहीं है, चलता रहता है, क्योंकि आजकल तो बहुत लिबरल हो गया है ना। आप टैक्स रिबेट तो लेते हैं, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी नहीं सबमिट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो लिबरल कर दिया। द लेंडर इशू सर्टिफिकेट एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मेंशनिंग देयर इन इंटरेस्ट एंड, तो ये मिल जाता है आपको। इंटरेस्ट पेमेंट और होम लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी उसमें आप खुद ऑक्यूपाई होने चाहिए। ठीक है। इफ द लोन इज अवेल फॉर द रिपेयर ऑफ रिन्यूअल एन अमाउंट ऑफ 30,000 ओनली इज अलाउड अंडर सेक्शन बी। तो रिपेयर वाले के लिए केवल 30,000, रिपेयर वाले के लिए 2 लाख का नहीं है। In case of the property for which the home loan has been taken for not self-occupied, rented or deemed to be rented, no maximum limit for tax deduction has been prescribed, and the taxpayer can take the deduction of whole interest amount under section 24. अब इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है अगर, और फिर भी आप हाउस बना रहे हैं, तो उसमें जो है ये 2 लाख वाली लिमिट नहीं है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट हाउसिंग लोन पर ये इंटरेस्ट की रिबेट क्यों देती है? कोई आंसर कर पाएगा? सर, देश में रेजिडेंशियल ज्यादा से ज्यादा बने लोगों को रहने के लिए, एक तो ये उद्देश्य ठीक है, है। और है ना, क्योंकि हमारे देश में मकानों की कमी है सिटीज में। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट को ये जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से बच जाती है। दूसरा, हाउस जब बनता है तो कुछ लेबर्स को परमानेंट 1.5 ईयर के लिए, 1 ईयर 2 ईयर के लिए एक हाउस में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो बहुत बड़ा जो एरिया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बहुत बहुत सारे जो वर्कर हैं उनको मिलता है। दूसरा, जीडीपी में तो हाउस में जो भी मटेरियल यूज होता है वो सारा मटेरियल से जीडीपी आपका बढ़ता है। तो ये दो तीन बड़े बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से रिबेट देती है। ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दिस टैक्स डिडक्शन इंटरेस्ट होम लोन अंडर 24 इज डिडक्टेबल पेएबल बेसिस ऑन एन एक्रूअल बेसिस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट इस महीने लगा, नेक्स्ट मंथ कुछ कम लगता है, फिर कुछ कम लगता है। तो इसने बोला है कि पेएबल बेसिस पर है, यानी आपने पे किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, एक्रूड हो जाना चाहिए। आपके लोन अकाउंट में उतना अमाउंट एक्रूड हो जाना चाहिए, बस उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आपने पेमेंट उसमें से कितना किया या नहीं किया इसका कंसर्न नहीं है उनको। बिल्कुल ठीक इस तरह से इसका अगर कोई कहेगा कि ये तो जो बेनिफिट मिल रहा है ठीक नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में आपको मैं क्लियर कर दूं। एफडी पर भी तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है, तब भी टैक्स काट लेते हैं भाई। एफडी में इंटरेस्ट लगता है, मिलता कब है? जब आप मेच्योर पेमेंट लेते हैं तभी तो मिलता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जैसे आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है टीडीएस के नाम पे, ऐसे ही आपको बेनिफिट भी दे रही है हाउसिंग लोन पे बिना पेमेंट करे हुए। ठीक है, तो यहां ये पता लग गया। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 24 इज रिड्यूस्ड टू इतने इफ द प्रॉपर्टी नॉट एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड इन नॉट कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर। हाँ, ये 5 ईयर है, इसको 5 ईयर कर लेना ऊपर। ये टॉपिक है, इसका क्रक्स तो आपको पता है। क्रक्स मीन्स कि हाँ भाई हाउसिंग लोन ले लीजिए, आपको इनकम टैक्स में जो है, जो एटीसी में जो अमाउंट होता है, एटीसी का अमाउंट और 24 के अमाउंट में आपको रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन 5 ईयर में आपको कंप्लीट करना है। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को यहाँ पे क्लियर करेंगे हम लोग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये तो मिलता है, देखो ये तो है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट सीधे से इनकम में से माइनस जाता है अप टू 2 लाख। फिर आप एटीसी का लेते हैं, एटीसी में पता है आपको 1.5 लाख लेते हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे ऐड हो सकता है। कौन सा वाला? प्रिंसिपल वाला। इसमें इंटरेस्ट में कौन सा वाला? इंटरेस्ट वाला। तो आप समझ गया बात को। तो 24 क्या कहता है और एटीसी क्या कहता है। और
80EE क्या कहता है? 80EE जो 50,000 की एडिशनल डिस्काउंट देता, रिबेट देता है वो। चलो और आगे आते हैं। The deduction for this interest is allowed in 5 equal installment starting from the year which the house is purchased or the construction is completed। तो यहाँ पे क्या बोला उसने? जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो अलाउड है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द हाउस इज परचेज और कंस्ट्रक्टेड कंप्लीटेड। ठीक है। 2, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज अलाउड टू बी क्लेम्ड एज टैक्स। अब प्री कंस्ट्रक्शन से मतलब क्या हुआ? जो हमने बोला था कि पहली कंडीशन तो उसकी ये थी कि भाई जब हाउस कंस्ट्रक्ट हो जाए तब मिलेगा, लेकिन अगर हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं है, अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो जो भी आपको इंटरेस्ट लग रहा है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिबेट मिलेगी इसकी। 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विच कैन बी क्लेम्ड बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। द टोटल अमाउंट कैन बी क्लेम्ड इन अ ईयर सब्जेक्ट टू द थ्रेशोल्ड ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, जरा इसको देखिए जरा। तो सबसे पहले आपकी इनकम आ गई, कंपटीशन इनकम है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, नेट एनुअल वैल्यू, डिडक्शन अंडर 24। यहां पे देखिए 2 पॉइंट हैं। एक तो है डिडक्शन अंडर 24A 30% ऑफ एनएवी, और दूसरा है डिडक्शन अंडर 24B ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? कई बार क्या होता है कि उसी हाउस से आपको कोई इनकम भी हो रही है जिसपे आप टैक्स रिबेट ले रहे हैं। अगर आपको उससे इनकम भी हो रही है तो उसमें आप वो जो टैक्स है उतना माइनस करेंगे, तभी आप क्लेम करेंगे इसमें। ठीक है। और अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट लग रहा है तो यहां पर ये इनकम माइनस में शो होती है, और माइनस में अगर शो होगी तो ग्रॉस इनकम में से माइनस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन केस द सेल्फ occupied property will be either nil as there is no interest on housing loan or negative extent of interest। जो मैंने नेगेटिव वाला पॉइंट बताया था वो ये है कि मींस आपको हाउस से इनकम नहीं हो रही है, सिर्फ इंटरेस्ट लग रहा है, तो नेगेटिव होगी। ठीक है। और अगर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा तो वो इनकम नील हो जाएगी। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड 2 लाख और 30 लाख एज द केस में भी। तो 30,000 होता है कंस्ट्रक्शन वाले केस में। टैक्स बेनिफिट ऑन होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट। तो ये मैंने बताया आपको 80C में 1.5 लाख तक का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन आपका ओवरऑल है। ये हो सकता है आपका कुछ पीपीएफ और टैक्स सेविंग आप स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो उसमें इंक्लूड करके 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। कंडीशन जो मिलती है 80C केवल प्रिंसिपल पेमेंट में मिला। मान लिया आपने पूरे ईयर में 2,40,000 पेमेंट किया, तो 2,40,000 में से सपोज कीजिए इंटरेस्ट आपका है 1,60,000 और प्रिंसिपल है 80,000, तो इस तरह से होगा। ओनली इफ द construction of property is completed and have received a completion certificate from the same, no deduction will be allowed under this section for the repayment of principal for those years during which property was under construction। तो ये बिल्कुल साफ साफ बोला, लेकिन हम फिर बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिकलिटी में इसको यूज कर लेते हैं। डिडक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल वेदर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट। तो दोनों केसेस में द बेनिफिट कैन ऑल्सो बी क्लेम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी पर भी ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। रिवर्सल ऑफ टैक्स बेनिफिट अवेल अंडर 80C। अब ये क्या टैक्स बेनिफिट क्या हुआ? तो इफ ए हाउस प्रॉपर्टी फॉर विच टैक्स बेनिफिट वाज अवेल्ड अंडर 80C is sold within a period of 5 years, the end of financial year in which property has been received in possession then,
तो टैक्स बेनिफिट एटीसी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लेम इन दैट फाइनेंशियल, जिस ईयर में आप उसे प्रॉपर्टी को बेचते हो उस ईयर में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ अर्लियर ईयर्स शैल बी डीम्ड टू बी इनकम सच ईयर। देखो कितना अच्छा पॉइंट, किसी प्रॉपर्टी पर आपने अगर ये टैक्स बेनिफिट ले लिए और उसको 5 साल के अंदर सेल कर दिया, तो आपको उस ईयर में, जिस ईयर में सेल करते हैं, एक तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, दूसरा जो पिछले 5 ईयर में आपने बेनिफिट लिया है वो इस बार आपकी इनकम में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया आपको? उस पे टैक्स पे मैंने आपसे करना कहा पड़ेगा, था है? हाँ सर ठीक है। टैक्स टैक्स लगेगा फिर। हाँ, वो इनकम में जब शामिल होगा तो टैक्स लगेगा। देखो मैंने आपसे बोला था हम लोगों को बस एक बात पता है, हाउसिंग लोन ले लो, 2 लाख तक की इंटरेस्ट रिबेट और 1.5 लाख तक की एटीसी में रिबेट ले लो, यही पता है ना। ये टॉपिक आपके उन पॉइंटों को क्लियर कर रहा है कि एक प्रॉपर्टी मिलेगा, मोर देन वन पे मिलेगा नहीं मिलेगा, और कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो ऊपर से जितना हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक एक पॉइंट इसमें वो क्लियर कर रहा है। एक चीज और क्लियर करता हूं आपके को। ये जो इंटरेस्ट वाला जो 2 लाख का क्लॉज है, इसको 30 मानेंगे अगर आपने 5 ईयर में अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं किया, ठीक है? क्योंकि वो बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिए 80EE की बात मैंने करी थी, तो 80EE में एक एडिशनल बेनिफिट दिया हुआ है। 80EE में एक एडिशनल बेनिफिट दिया हुआ है, क्या है? फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर, जिसने पहली बार लिया हुआ, तो क्या हुआ, बट दिस डिडक्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर। द क्वांटम ऑफ डिडक्शन इतने रुपीज फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन द होम लोन, द डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर over and above the deduction of 24 and section 80C which are 2 lakh for। तो एक और एडिशनल 50,000 का आपको फायदा मिल रहा है, और वो किस में मिल रहा है? इंटरेस्ट में। तो 2 की जगह कितना हो जाएगा? 2.5 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? अभी इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो बेनिफिट मिलेगा इसमें एक अमाउंट दिया हुआ है कि वो अमाउंट आपका हाउसिंग लोन का अगर उससे ज्यादा नहीं है तो। The condition necessary for claiming deduction under 80EEE to claim this special tax benefit, the taxpayer must satisfy the following। कौन सी condition? The deduction can avail home loan sanction only between 1st to 31st March in the financial year। तो बेसिकली डेट तो यही होती है सारी, 1st to 31st, जिस फाइनेंशियल ईयर में लेंगे आप। The value of the property has been taken should be less than इतना। तो 50 लाख की प्रॉपर्टी और उस पे जो अपना लोन लिया है वो 35 लिया, अगर ऐसा है और फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो 50,000 का अलग से बेनिफिट मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो बैंक वाला तो कोई भी शायद इसमें बहुत कम लोग आते हैं, अधिकतर जो भी फ्लैट वगैरह लेते हैं वो 50 से ऊपर का ही लेते हैं। अगर बाई चांस आपने 50 से कम का फ्लैट लिया हुआ है और जिसमें लोन आपका 35 से ज्यादा नहीं है, तो उसमें आप 2 की जगह 2.5 लाख की इंटरेस्ट रिबेट क्लेम कर सकते हैं। कोई है ऐसा क्लास में जिसने है? वॉइस इज टू लो सर। वॉइस कम आ रही है मैडम, अपना वो इंक्रीज करिए, क्योंकि मेरे पास जो सामने इसमें मोबाइल में बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके सर। थोड़ा सा अपना वॉइस इंक्रीज करिए जरा। ओके सर। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़े। फिर आप पता क्या करेंगे,
कि सर एक हाउसिंग लोन में केस स्टडी आई हाँ थी सर। और उसमें बहुत टफ आई थी वो टफ तभी होगी जब आप एक एक पॉइंट को नहीं पढ़ के चलेंगे। ये टेक्स्ट से रिलेटेड केस स्टडी है, एक एक पॉइंट को बहुत माइंड में स्टोर कर लीजिए फॉर नेक्स्ट 5-6 डेज। आपका एग्जाम 25 को है ना, अगले वीक तक सर। तो आप देख लीजिए कब है। 25 को 26 को है। 25 को सर, 25 को। हाँ तो 25 तो छुट्टी का बेनिफिट मिलेगा आपको ना, ठीक है। द टैक्स बेनिफिट हेयर कैन बी क्लेम्ड टिल द टाइम ऑफ रिपेमेंट लोन इज कंटिन्यू, ठीक है। जब तक आपका लोन रिपेमेंट चल रहा तब तक बेनिफिट मिलेगा। डिडक्शन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन होम लोन पेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी। द प्रॉपर ये जो 35 वाला है ना, ये सॉरी ये जो 50,000 की रिबेट है ये एक साल में नहीं है, कंटिन्यू मिलती रहेगी आपको। द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन कैन बी आइदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और नॉन, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या ना हो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ क्लेम डिडक्टेड अंडर द सेक्शन will not be eligible to claim the deduction under section 24 again for the same amount of interest। तो जो आपने क्लेम कर दिया, the amount of claim deducted under this section will not be eligible to claim the deduction under section 24 again for the same amount of interest। तो ये तो कॉमन बात है भाई, वो तो अमाउंट का इंटरेस्ट जो रिबेट है वो वन टाइम ही मिलनी है। As on the date of sanction of the loan no other house is owned by you, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट हाउस होना चाहिए आपका। अगर आपका सेकंड हाउस है तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 80 डिडक्शन में क्या क्या कंडीशन आ गई, कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय इंडिविजुअल्स ऑन प्रॉपर्टी परचेज आइदर सिंगल या और जॉइंटली। प्रॉपर्टी चाहे जॉइंट लो आप सिंगल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सपोज यू हैव परचेज प्रॉपर्टी जॉइंटली विद योर स्पाउस एंड यू बोथ आर पेइंग द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन, then you both can individually claim this। समझ में आई बात, दोनों को डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें पता है एक खेल है, खेल ये है कि आपका हाउसिंग लोन सपोज कीजिए 40 लाख का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल 7% चल रहा है, ठीक है। तो पूरे ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा, बोलिए। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2,80,000 40 लाख का है, 2,80,000 2,80,000 लगेगा, ठीक है। अगर अगर आपका 35 का तो कितना लगेगा, कितना लग रहा, 2.45। 2.45 और 2.45 वो कह रहा है आपसे कि 2 लाख प्लस 50,000, तो ये तो 50,000 हो ही नहीं ना कंप्लीट। और जब पूरे साल इंटरेस्ट लगेगा और आप ईएमआई देंगे तो ये इंटरेस्ट 45 ना लग के और कम हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे यूनिक केस बहुत कम होंगे जिसमें एग्जैक्टली वो 2.4 का बेनिफिट ले पाएगा, ठीक है। और यही केस अगर सपोज कीजिए उसे 3 ईयर हो गए लोन लिए हुए, तो आफ्टर 3 ईयर जो लोन अमाउंट वो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो कितना अराउंड आ जाएगा, ये सर आई थिंक ये जब जब था सर, जब 9-10% इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी ना, हाँ उस हाँ टाइम हाँ हाँ, उस टाइम का उस है समय से ये, चल रहा है। उस समय से मैं चल क्या रहा है। आपको समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझी आपने। समझिए सर, समझ, हाँ कि क्योंकि उसको मतलब बेनिफिट नहीं मिल। वो बेनिफिट ऐसा कोई ले नहीं पा रहा होगा इसका, हाँ ठीक है, ठीक। चलो आगे। और अगर वो 2 लोग हैं जॉइंटली तो और भी अमाउंट कम हो गया, ठीक है। चलो
it is necessary to reside in the property for which you want to claim this deduction. So borrower staying in the rented accommodation can also claim this deduction. It is not necessary. तो वो अपना मकान किसी को रेंटेड में दे देता है या खाली भी छोड़ता है तो भी उसको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. If the property is rented out, interest paid on loan account can be fully deducted from the income derived from the property without the limit of 2 lakh or 30,000 as the case may be. तो ये मैं जो रेंटेड आउट वाला है आप लोगों बहुत से लोगों को नहीं पता होगा. क्यों, कोई बता सकते हो विदाउट लिमिट क्यों है? सर उसमें इनकम को ऐड करेंगे ना उसकी. हाँ, उसका जो रेंट रेंट आ रहा है मिल रहा है उसमें तो से उसको इसको वो ऐड भी कर देंगे ना. हाँ. ठीक है, तो इसलिए ये है. Income chargeable to tax under the income of house property in case of the let out property computed in the following manner. तो यहाँ पे उसने एग्जाम्पल वही दे दिया है. ठीक है. ये बुक में एक्स लिखा हुआ है क्या? Sir, can you please explain that point, the 2 lakhs and Yes. 2 lakh 2 lakhs and 30,000 or 30,000 as the अच्छा. case may be. Okay. First case is if you are taking the loan for repair, so then it will be 30,000 only, first condition. Second condition, if you have not completed your house within 5 years, then you can claim maximum 30,000 only. Okay. मैं इसको No, ऊपर no, भी sir, दिखाता हूँ यहाँ not पे. that one, sir. If the property is rented out. अच्छा, ये वाला जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया था ये वाला पॉइंट. Yes sir, yes ठीक sir. है, ठीक है, मैं बताता हूँ. देखो, if you have property, the property is rented out. Let's say you are getting in a year 1 lakh rupees as rental income, and your housing loan account is showing the interest as 2,50,000. This is interest and this is rent you have earned. You just minus this thing. 2 lakh 2.5 minus 1 is equal to 1.5. You can take this much of interest rebate in this case, but here Okay. it is written that fully deducted. But if you are taking the loan up to 35 lakh, we have shown that maximum interest is being charged what, 2.45, and something you are getting in the as rent, let's say 80,000 you are getting in a year as a rent. So it means you are getting the rebate for only 1,65,000. Okay sir. ठीक है. Okay sir. अभी जैसे हम लोग एक इस क्वेश्चन जिस लेसन को हम कंप्लीट करते हैं, जो पॉइंट आपके डाउटफुल होते हैं उसको आप रिवाइज करिए, क्योंकि केस स्टडी आ रहा है आपका वहाँ पे, और केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम ऐसी छोटी छोटी अगर मिस्टेक करेंगे तो क्या होगा फिर वहाँ पे. चलो आगे देखिए. ग्रॉस एनुअल वैल्यू of a property which is let out throughout the year is determined in the following manner. Compute the reasonable expected rent of the property. Compute actual rent of the property. Compute gross annual value. Gross annual value will be higher of the amount computed in step 1 और 3. जो gross ये वाली है वो 1 और 2 से क्या होगी, हायर होगी. कंप्यूटेशन रीजनेबल एक्सेप्टेड कैसे रेंट करेंगे. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग. म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. इफ द प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड. अब कुछ ये एक एक्ट है, सपोज कीजिए किसी प्रॉपर्टी का रेंट कंट्रोल एक्ट में 10,000 से ज्यादा नहीं होगा, तो अगर आपका ज्यादा रेंट आ रहा है तो उतना ट्रीट नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो आपको मैक्सिमम ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग 10,000 से नहीं लेना है.
ठीक है, कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट, वहां आप उससे ज्यादा ले ही नहीं सकते। सेकंड केस में फेयर रेंट जो आ रहा है। तीसरा है म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तीन केस हैं। अब कैसे म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कैसे निकलती है देखो। फॉर द कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस local authority makes a periodical survey of all buildings in their jurisdiction. Such value determined by the municipal authorities in respect of property is called the municipal value of the property. तो जो म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट है वो उसकी वैल्यू एसेस करता है। सेकंड है मीनिंग फॉर फेयर रेंट। इट इज द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट which property can fetch. It can be determined on the basis of rent fetched by the similar property in a similar locality. थर्ड है स्टैंडर्ड रेंट। तो रेंट कंट्रोल एक्ट, अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में एक प्रॉपर्टी में विच ए पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम द टेनेंट, तो उसमें बोला हुआ कि मैक्सिमम रेंट अगर 10,000 रिकवर कर सकते तो उससे ज्यादा रिकवर नहीं करेंगे। कंप्यूट एक्चुअल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, इसमें स्टेप देखिए क्या क्या चीजें। एक्चुअल रेंट मीन्स द रेंट विच प्रॉपर्टी इज लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर while computing actual rent pertaining to vacancy period is not to be deducted। अब यहाँ पे क्या बोला, कई बार क्या होता है आपका हाउस वैकेंट रहता है, तो बोला while computing actual rent pertaining to vacancy period is not to be deducted, however unrealized rent is to be deducted from the actual rent in condition specified the recorded as specified। तो वो कहता है किसी ड्यूरिंग अगर आप कोई रेंट नहीं ले रहे हैं तो उसको डिडक्ट नहीं करना है, वो आपके रेंट इनकम में माना जाएगा। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि अगर आपने टेनेंट रखे हुए हैं, सपोज कीजिए आपने बोला 10,000 लेंगे लेकिन उन्हें 5 मंथ का रेंट नहीं दिया, तो भी आप इसको माइनस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे उस कंडीशन में। हाउएवर अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल रेंट इफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस रिगार्ड टू आर सेटिस्फाइड। मीन्स आपने कहा कि 10,000 लेंगे 12 मंथ के लिए, तो कितना बना 1,20,000, लेकिन उसने 5 मंथ का रेंट दिया ही नहीं आपको, तो ये एक तरह से उस क्लॉज पे काम करता है कि जो इनकम आपने अभी ली ही नहीं हाउस रेंट वाले मामले में, हाँ, तो जब वो आएगी जिस ईयर आएगी उस ईयर आप ऐड कर लेना। तो इस केस में 50,000 माइनस करेंगे तो इट मीन्स ये हो जाएगा 70,000 आप रेंटल इनकम में लेंगे। अनरियलाइज्ड रेंट is the rent of the property which the owner of the property could not recover from the tenant, rent not paid by the tenant. If the following conditions are satisfied, then unrealized rent is to be deducted from the actual rent for the year। ठीक है। और अगर आप वैकेंट रखते हैं तो माना जाएगा, क्योंकि आपने हाउस बना के छोड़ दिया, वो जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा ना, आपको प्रॉपर्टी रेंटेड आउट करनी है। द टेनेंसी इज बोनाफाइड, तो बोनाफाइड का मतलब होता है लेजिटिमेट, यानी कि एज पर लॉ वो ठीक ठाक हो, ओके होनी चाहिए। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। तो जब आपका ड्यू है और ड्यू भी है और वो उसने प्रॉपर्टी वैकेट भी कर दी है लेकिन आपका ड्यू है, ठीक है, क्योंकि अब वो शायद आपका देगा नहीं, वो चला गया आगे। The defaulting tenant is not in occupation of any other property of the taxpayer. The defaulting tenant is not in occupation of any other property of the taxpayer. वो उसने कोई सेकेंड प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई ना कर रखी हो, ठीक है। The taxpayer has taken all steps to recover, और ये भी माना जा रहा है कि आप जो अगर ओनर हैं तो आपको ट्राई भी करना उसे रिकवर करने का, इंक्लूडिंग लीगल प्रोसीडिंग भी करनी है। और ही सेटिस्फाई द असेसिंग ऑफिसर दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस, या वो कहे कोई फायदा नहीं है इसको, जो आपका इनकम टैक्स असेसी ऑफिसर है उसको आप प्रूफ कर दें कि भाई इसके वहाँ अर्निंग मेंबर ये था, उसकी डेथ हो गई है, अब उसकी कोई जॉब नहीं है, कोई फायदा नहीं है लीगल प्रोसीडिंग करके, तो तब आपको वो उस उतने अमाउंट का इनकम का रिबेट मिल जाएगा। रिबेट क्या मिल जाएगा, उतनी आप इनकम नहीं ऐड करोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑन लोन टेकन फॉर बिजनेस पर्सनल नीड्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल और अदर पर्सन कैन बी फुल्ली क्लेम्ड एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम
of rent, business, other sources as the case may be. However, the benefit on account principal repayment shall not be available in such. अब देखो यहाँ पे कि interest on loan taken of the commercial property, on loan taken for business या personal need against mortgage of property, तो interest वाले के मामले में बोल रहा है वो आपका कवर होगा इस केस में. However, the benefit on the account of principal repayment, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है उस केस में आपका इंटरेस्ट का तो रिबेट मिलेगा लेकिन प्रिंसिपल का रिबेट नहीं मिलेगा. ठीक है. नॉर्मली ये वो केसेस हैं जहां पे प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पज के लिए लोग लेते हैं. ठीक है, क्लियर होगी बात ये. और वो प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है. ये पॉइंट क्लियर हुआ. चलो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट. पैनल इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल. तो अगर आपके लोन में पैनल इंटरेस्ट लग रहा है उसका रिबेट नहीं मिलेगा. ठीक है. यूज of benefit of reduced tax liability. We shall consider the scenario for 35-year-old man. हाँ, अब इसमें कोई एग्जाम्पल है, देखो इसको देख लीजिएगा जरा. इनकम डिक्लेयर ITR कितनी करी है ये यहां पर है. अगर उसने हाउसिंग लोन नहीं लिया, इस वाले केस को देख लीजिए. हो सकता है ये पुराने वाले जो अभी हमने जितना रीड आउट किया है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा. प्लीज विजिल हो जाइए आप लोग. तो 4.5 इनकम है और जो ATC का डिडक्शन है मैक्सिमम 1.5 लाख है. इंटरेस्ट पेड इतना है. तो जिसने हाउसिंग लोन नहीं लिया हुआ है उसको ये रिबेट नहीं मिलेगी. रिपेमेंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट, इसको रिबेट नहीं मिलेगी, ये मिलेगा. टैक्सेबल इनकम इसकी तो होगी 3 लाख, इसकी होगी 1.32. Sound not coming, sir. वॉइस नहीं आ रहा सर. वॉइस नहीं आ रही सर. हेलो, अभी आया? यस सर. अच्छा, तो मैं यहां से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपने हाउसिंग लोन नहीं लिया हुआ है, जब हाउसिंग लोन नहीं लिया हुआ है तो आपको ये वाला जो 2 लाख वाला इंटरेस्ट पेड वाला है 24 वाला वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. और प्रिंसिपल वाला जो यहाँ पे ATC का होता है वो भी नहीं मिलेगा. यहाँ पर जो बेनिफिट है उसको 21 का प्रिंसिपल और उसका बेनिफिट मिला. लेकिन ये मैक्सिमम कितना होगा 150. तो 150 यहाँ था, तो ये जो 21 वाला इसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका मैक्सिमम जो है 150 ATC में हो गया है. तो 150 में ये वाला नहीं मिलेगा. तो 168 और 15 ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.32. और जो अभी रूल चल रहे हैं 5 लाख तक के उसमें कोई भी टैक्स नहीं है. ठीक है, ये इसमें पुराना एग्जांपल दिया हुआ, आपको थोड़ा लेटेस्ट स्लैब देखने होंगे. ठीक है. अच्छा, अब है हाउसिंग लोन इन द जॉइंट नेम. In case of home loan in joint name, the tax benefit get divided amongst owner. The division takes place on the same proportion in which asset is owned by each co-applicant. Each co-applicant can claim a maximum tax rebate up to 1.5 on the principal repayment and 2 lakh for the. अब देखो ये पॉइंट क्लियर है. छोटा वाला कप चाहिए मुझे, है ना, दवाई लूंगा.
दवाई लूंगा, कुछ छोटा छोटा लिया बिल्कुल। चलो दवाई अब मत लो, ये ले लो टैक्स रिबेट। तो यहां पर एक बेनिफिट ये है, अगर आपका जॉइंट लोन है बड़ा और दोनों आप अर्निंग मेंबर हैं, तो आप उस अमाउंट को 50-50% अपनी अपनी इनकम टैक्स रिबेट में दिखा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज द हाउस प्रॉपर्टी हैज टू बी बॉट बाय द इंडिविजुअल जॉइंटली एंड दिस शुड बी इन देयर जॉइंट नेम। तो प्रॉपर्टी अगर जॉइंट नेम में है तो ही आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं। द शेयर ऑफ ईच होल्डर should be clearly mentioned so that there is absolute clarity on the percentage ownership। तो कई बार क्या होता है, परसेंटेज होती है प्रॉपर्टी पे कि 60% इसका है, 40% इसका है, तो उस कंडीशन में उसी रेशियो में आप उसको वो करेंगे। और अगर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, 50-50% हो जाएगा। बेनिफिट इज अवेलेबल अंडर 80E कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड इंडिविजुअली। तो ये तो 80E का फायदा तो इनको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा बताओ? अभी हमने डिस्कस किया था कि दो लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर वो 40 लाख की ले रहे हैं तो इसमें जो इंटरेस्ट होगा 1.4 एक को मिलेगा, 1.4 एक को मिलेगा, क्योंकि 2.8 इंटरेस्ट लगेगा ना 7% से, तो हाफ हाफ मिलेगा, कोई फायदा नहीं है उसका। टैक्स इम्प्लीकेशन इन एनआरआई होम लोन। एनआरआई का और देख लो आप पॉइंट। Like in the case of the resident can avail the tax benefit itna on principal amount itna. An NRI who repay the home loan is also eligible for tax rebate. However, most of the NRI who are currently servicing their home loan are not aware of the tax implication on their loan repayment. They just earn their income abroad and repay their loan. तो अब मुझे एक चीज बताइए कि क्या NRI को ये बेनिफिट मिलता है, अगर तो किस कंडीशन में उसको रिफ्लेक्ट होगा ये? सर देखो इसमें क्या होता है सर कि यदि कोई एनआरआई है तो वो एनआरआई यदि बाहर से इनकम है उस पर रिपेमेंट दे रहा है तो उस पर तो कोई टैक्स की छूट होती नहीं है। लेकिन यदि उसकी कोई इंटरनल कोई इनकम है उससे वो रिपेमेंट कर रहा है, देन ही कैन क्लेम द रिम्बर्समेंट। ठीक है, तो इसमें देखो मैं लिख दिया इफ ही अर्न अदर इनकम डोमेस्टिकली। जैसे कहीं से उसको रेंट आ रहा है, कहीं उसने अपना जनरेटर लगा रहा है उसका रेंट आ रहा है, कहीं पर उसके कुछ सेल हो रही है, कुछ बिजनेस चला रखा है उसने अपने नाम पे, उससे इनकम आ रही है, उन सारी इनकमों में ये बेनिफिट मिल सकता है। तो अधिकतर एनआरआई ऐसा कोई काम करते ही नहीं है, बस वो वहां से कमा के भेज रहे हैं, एफडी में इतना इंटरेस्ट होता नहीं है, तो इसलिए वो अपना क्लेम नहीं करते हैं, बट उनको क्लेम बेनिफिट अवेलेबल है, ये हाँ ये बोला जा रहा है। ठीक है। इन केस द सैलरी अर्न अब्रॉड is only source of income, an NRI does not have an opportunity to claim tax exemption on home loan repayment as he is not taxable in India। तो क्या बोला, जो अब्रॉड में उसकी सैलरी अर्न हो रही है तो एनआरआई को डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्लेम टैक्स एग्जेप्शन, क्योंकि उसकी कोई टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, तो इसलिए कोई रिबेट भी नहीं मिलनी उसे। बट इन द केस ऑफ एनआरआई अर्न एन एडिशनल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम इंडिया, जो हमने एग्जांपल दिया वही था उसका। ठीक है, ये केस बताइए जरा। इंडिविजुअल टुक ए लोन और 25 लाख, सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है, पेड इतना इंटरेस्ट, ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन क्लेम एज द डिडक्शन वुड बी, कितना ले सकता हूँ बताओ? 2 लाख रुपीज। कितना? 2 लाख रुपीज। क्यों, उसने केवल इतना ही लिया ना। हाँ, ये नेक्स्ट ईयर है। हाँ ठीक है, सुनो, ये इस फाइनेंशियल ईयर में लिया है। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 2015 और 16 है। ठीक है, और वो नेक्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। अगर इसको केस को थोड़ा मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, जरा केस को ट्विस्ट कर रहा हूं, उसने लोन लिया हुआ है
1 अप्रैल 2016 को, और उसको 2016-17 में ये इंटरेस्ट हुआ 2,20,000, तब उसे रिबेट कितना मिलेगा 24 में? आंसर करिए। $30,000. नहीं, 30,000 का क्लॉज तो तब आएगा इफ हाउस इज नॉट कंस्ट्रक्टेड विद इन 5 ईयर। 5 years. तो इसमें तो सेम वो 2 वाला लाख ही क्लॉज है होगा। ही नहीं ना। है कितना? सेम वही 2 लाख ही होगा सर। नहीं, आप लोग मिस कर रहे हो कुछ। लोन कितना लिया उसने? लोन 25। तो एक क्लॉज था ना 35 से लाख से कम अगर 30%। लिया हुआ है, पर उसमें 2-3 कंडीशन और थी कि वो उसने फर्स्ट टाइम लोन लिया हो और हाउस की कॉस्ट नॉट एक्सीड 35 लाख। Loan 50 लाख। 50 तो लाख अगर ये हाँ। 3 कंडीशन है तो उसको पूरा पूरा इतने का रिबेट मिल जाएगा। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ईयर में उसने लिया था अलग और पेड उसने इंटरेस्ट यहाँ पे किया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन क्लेम इन द डिडक्शन वुड बी, इस but केस में that कितना would होगा? be covered under 80E, no sir. 80EE, which is maximum amount claimable is 50,000. हाँ, तो इसमें ऐसा हो जाएगा ना, इसको ऐसा होगा कि 24 में तो 2 लाख का मिल जाएगा और 80 ट्रिपल ई में 20,000। यही कह रहे हैं ना मैडम आप? No, sir. नहीं, Under जो 80E, 80E का if it is बेनिफिट है first वो house, 50,000। रिपीट करो, बोल मैडम, बोलो। no sir. Under 80E, if it is his first house, हम्म if the loanable amount is 35 and the house cost is 60 lakhs, हम्म he will be receiving around 50,000. एडिशनल 50,000। Okay. 2 lakh under 24, 50,000 under 80E. The house must be first, the cost of house must be less than 50, the amount less than 35। तो इस केस में यहाँ पे 2 लाख तो ओके है, लेकिन जो नेक्स्ट ये 20,000 ही बेनिफिट मिलेगा उसे, लेकिन ओवरऑल बेनिफिट जो इंटरेस्ट में मिलेगा उसे 2,20,000 का इंटरेस्ट में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इस केस में प्रिंसिपल में कितना बेनिफिट मिलेगा उसको? No benefit. 150 रहेगा सर टोटल। हाँ, वो 150 रहेगा। एटीसी प्रिंसिपल वाला एटीसी है, वो मैक्सिमम 150 रहेगा। ठीक है, ये केस बनाओ दूसरा वाला। House should be constructed fully to claim under ATC. बट हेयर इज नो मेंशन ना, यहाँ कुछ ऐसा बोल नहीं रहा हो। Okay. Okay. अगर वो बोलेगा कि स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, तब फिर देखा जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए वाला, इन 2014 में लोन लिया फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस सेल हॉक, द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन जुलाई इतना, दे हैव बीन पेइंग द हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट इन 50-50 रेशियो, ड्यूरिंग 16-15 they paid interest इतना, each of them can claim। 2 lakh. देखो, ये वाला वो केस आ गया कि अगर यहां पर they have been paying, इसमें यहां पर भी कोई अमाउंट का वो डिटेल नहीं दिया और ये भी नहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट हाउस है।
तो अगर फर्स्ट हाउस नहीं लिखा हुआ है तो मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलेगा उसे? 2 का। दोनों को इंडिविजुअली 2 का मिलेगा, ठीक है। तो 425 का इंटरेस्ट भी दिया है तो इंडिविजुअल उसे मिलेगा 2 लाख का। पॉइंट। Sir, I have a doubt. हाँ बोलो। Sir, if both husband and wife are taking the house like jointly, if they are claiming under 80, suppose if that is their first house, if they are claiming under 80, whether both of them are eligible for 50,000 or it is only for the first applicant? But in this case, suppose we are giving 2 and 0.5, means 2.5 to husband and 2.5 to wife. This is coming to total 5 lakh. But here is the maximum interest applied is 4.25. So they can claim 0.1250 here. 0.1250 here means 2,12,500. 2,12,500 they can claim if the house is first. Okay. तो नेक्स्ट देखियो, नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। टेक ए हाउसिंग लोन ऑफ 10 लाख, परचेजिंग ए प्लॉट in 2010-11 and has paid around itna towards interest around principal during itna. He has not made any other contribution to under ATC, ATCC or ATCCD. He will be able to claim reduction. आंसर करिए। जीरो होगा सर। जीरो क्योंकि कंस्ट्रक्शन उसने नहीं हुआ ना। लैंड के लिए लिया। कंस्ट्रक्शन होना मस्ट है, इसीलिए 5 ईयर का क्लॉज लिखा हुआ। तो आपने देखा भी हो कई सारे बैंक जो लोन देते हैं प्लॉट के लिए उसमें 5 ईयर का कंडीशन लगाते हैं, लेकिन इसमें भी स्टेट बैंक कितने साल का लगाता है मीना जी? नहीं सर 5 साल का ही है सर। यदि प्लॉट परचेज करेगा तो डिसबर्समेंट के फर्स्ट उससे 5 साल के अंदर मकान बन जाना चाहिए। पर पहले तो 2 साल का था, वो बढ़ा दिया सर 2016 में बढ़ा दिया ना। हाँ तो ये इसीलिए बढ़ाया है क्योंकि रूल है ना 5 ईयर वाला। SBI 5 है सर, LIC 3 ईयर 3 है। हाँ और PNB भी शायद 3 है। PNB 2 है सर। PNB 2 है। 2 सर। हाँ तो ये बैंकों ने Yes, अपना sir. अलग अलग बना रखा, लेकिन गवर्नमेंट ने कितना परमिट करा हुआ है? 5 साल Five. करने के बाद इन्होंने भी बढ़ा दिया अपना SBI ने भी। हाँ पहले 2 साल था, मेरे को ये मालूम था। बिल्कुल सर 2 ठीक है। साल था, अब 5 कर दिया। चलो तो ये टॉपिक हो गया हमारा, लेकिन मैं अभी क्लास एंड नहीं कर रहा हूँ, दूसरे टॉपिक का थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, दस 15 मिनट उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, जिससे आप लोग उस टॉपिक को थोड़ा देख लें और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जो ये नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो आपने कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, जिसमें फ्यूचर वैल्यू और वैल्यू का एस्पेक्ट निकालते हैं कि आज से 5 ईयर बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। आपने अभी पेमेंट कर दिया, आपके अमाउंट का 5 ईयर बाद क्या टोटल अमाउंट बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो बॉन्ड वैल्यू वाले जैसे क्वेश्चंस थे YTM वाले, उन्हीं पे बेस्ड है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिटेल का टॉपिक नंबर है यूनिट 21 मॉर्गेज एडवाइस। तो मॉर्गेज एडवाइस से मतलब क्या है कि जो भी हाउसिंग लोन के जितने भी इश्यूज हैं,
प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी का फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा, प्रॉपर्टी में कितना आप सेल करने में क्या कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, तो यहाँ से भी हो सकता है। और दूसरा जो ये मैंने बोला टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज वाला, ठीक है। और आपको एक बार बता दूं, आपके क्वेश्चन में ईएमआई के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आते भी हैं, तो ईएमआई का फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, वहां ये मत कहना कि फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठीक है। Objectives. There is no regulation for mortgage advice service in the country. The concept of information pack as prevailing in the other advanced countries. Other country में कैसे करते हैं उससे बात करें। Time value of money and computation of future value, present value. ये मैं बता रहा था। Computation of capital gain with or without index cost. तो दो तरह से निकलता है कि इंडेक्स कॉस्ट से निकालते हैं या विदाउट इंडेक्स। Exemptions available and taxation of capital gain. Concept of EMI and building loan calculator. Registration of document government authority. ये पूरा आपका हाउसिंग लोन का नेक्स्ट पार्ट आ गया इसमें, ठीक है। तो पहला तो इसने बोला है कि मॉर्गेज एडवाइस के लिए इंडिया में कोई भी कुछ एज सच इज कैरिड आउट विदाउट एनी रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेशन नहीं इंडिया में, ठीक है। देयर इज नो एंट्री बैरियर एंड नो कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स आर स्टिपुलेटेड बाय द रेगुलेशन। एनी पर्सन कैन एंटर इन द प्रोफेशन and can provide advice and do business. There are regulations in US, UK and other countries regulating the mortgage advice service. It would be worthwhile to look at the same of the legal provision in US and others. तो basically वो जैसा अदर कंट्रीज में वो कर रहे हैं वहीं से वो करते हैं, जहाँ सी प्रैक्टिस अदर कंट्री में चल रही है तो उसी तरह चलें, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ home information packs. Concept is being introduced in UK. An attempt has been made and explain a brief concept and its utility. It is not at all applicable in India. However, the study of concept, understanding the usefulness of the advice may be advisable. This may also pave the way of introducing the same in the country on a limited basis in graduate. तो ये यहाँ पर भी जो है ये इंफॉर्मेशन पैक, होम इंफॉर्मेशन पैक को इंडिया में कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि शुरू हो जाए। कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट बायर्स एंड सेलर नीड टू नो। तो ये होम इंफॉर्मेशन पैक है। तो इंडिया में जो है हाउस के प्लॉट सेल परचेज के फ्रॉड इसीलिए होते हैं क्योंकि होम इंफॉर्मेशन पैक जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं होती है। द सेलर प्रोवाइडिंग ए पैक प्रॉम्प्टली शुड बी रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ एनी नेस्टी सरप्राइज इन द सेलिंग प्रोसेस that could delay the sale, as buyer will be able to make more informed decision about purchasing in their home. For buyer, the pack provides essential information free of charge. तो पहली बात तो सेलर के लिए बोला है और दूसरा बोला उसने बायर के लिए। Providing a pack promptly should reduce the likelihood of any nasty surprise in the selling process that could delay the sale. तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सारा होम इंफॉर्मेशन पैक लेके आएंगे तो वो जल्दी ले सकता है। और बायर के लिए क्या है कि अगर वो इस इंफॉर्मेशन पैक को लेकर के आ रहा है, अगर वो इंफॉर्मेशन पैक को लेकर के आ रहा है तो इट मींस आप जल्दी से वो बाइंग करेंगे। द कंटेंट ऑफ द पैक एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। द कंटेंट ऑफ द पैक इज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड। दिस लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट एज वेल एज द ऑप्शनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ द बोरोवर। तो सारा उसमें पूरी डिटेल दे रहा है आपको कि कौन कौन से मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, तो आपको कुछ मांगना नहीं पड़ रहा उसमें, जो भी वो पहले से डिसाइड करके दे रहा है। तो होम इंफॉर्मेशन पैक के बारे में समझे कोई मेरे छोटा सा एक्सप्लेन कर सकता है क्या होता है होम इंफॉर्मेशन पैक? अब यही क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर कैसे करोगे? चलो मैं ही ब्रीफ कर देता हूँ। होम इंफॉर्मेशन पैक में जो होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती हैं बायर और सेलर को जाननी, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है। तो जब आप किसी को सेल करेंगे
तो एक गवर्नमेंट ने एक सर्टेन फॉर्मेट बना दिया, उस फॉर्मेट में यस नो डेट, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, सारी इंफॉर्मेशन भर दो आप, तो बायर को एकदम आइडिया लग जाए कि ये प्रॉपर्टी मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक, द इंपॉर्टेंट कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स आर, क्या है, सेल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट इंक्लूडिंग द एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग सोल्ड। तो एक तो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है, ठीक है, और नॉट द प्रॉपर्टी इज बीइंग सोल्ड विद वैकेंट पोजीशन, ये पॉइंट। दूसरा, evidence of the title to prove that seller owns the property and therefore has the right to sell. Energy performance certificate, how energy efficient a home is scale to A to G। तो इसमें बेसिकली क्या है कि वो उसका बिजली का बिल कितना आता है, उसने वायरिंग कैसी करा रखी है, आपका सोलर लगा है नहीं लगा, इस सब चीज। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी which seller, buyer and the lender will be able to rely on legally as on the accurate report. Legal summary giving summary of the legal aspect helpful to buyer. However, buyer can take his own legal advice as well. वो चाहे तो ले सकता है, लीगल समरी के लिए कोई कंपल्सन नहीं है, वो अपनी एडवाइस अलग से ले सकता है। होम यूज कंटेंट फॉर्म्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए रेंज ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी। These include information of boundaries, notices, services, sharing of neighbors। तो ये सारी चीजें कि स्टेयर्स कौन कैसे यूज करेगा, ठीक है, इसमें मेंटेनेंस का क्या है, ये सब चीजें। अब ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू मनी वाला, इस कॉन्सेप्ट को हम करेंगे, लेकिन आपके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो इसके बेसिक फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के, वैसे तो इसका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये थोड़ा सा देख कर इस नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ही हम इस चीज को अच्छी तरह कर पाएंगे। और बिलीव कीजिए कि एनपीवी का जो क्वेश्चन आता है उसका रीजन ही ये है टाइम वैल्यू मनी का, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी आज आप 10 लाख रुपए की ले रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की ले रहे हैं, आज आप 10 लाख की प्रॉपर्टी ले लिया आपने और उसमें आपने 20 ईयर तक इंटरेस्ट दिया, पता लगा टोटल मिला करके 20 ईयर तक इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसका 25 लाख का पेमेंट कर दिया आपने। अब 25 लाख तक का पेमेंट किया, लास्ट पॉइंट पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकली कितनी, 22 लाख। तो वेदर यू शुड टेक दिस डिसीजन और नॉट, इसी के अकॉर्डिंग जो है बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू पे जो एप्रिसिएशन है वो भी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू पे एप्रिसिएशन से तो आपका 22 लाख निकला, पेमेंट आपने कर दिया 25 लाख, लेकिन ये 25 लाख आपने डिफरेंट मंथ में किया, तो इस 25 लाख का रियल वैल्यू क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो वो प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉपर्टी यहाँ पे सपोज कीजिए 15 लाख की थी, तो वो दोनों में कंपैरिजन, तो इसको हम उस वाले सेशन में करेंगे। कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, क्लियर, ठीक है। और ये केस स्टडी में आपके फिर आ जाएगा वहां पे। चलो, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे 9:30 पे। मेरे को कहीं पे कोई आने वाला, इसलिए मैं इस क्लास को अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन 9:30 तक आपके पास 2 घंटे से ज़्यादा का समय है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिएगा। पिछला टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, 2 टॉपिक जो हमने शुरू किए थे उसको रिवाइज कर लीजिए, पॉइंटों को जो आपको समझ में नहीं आया उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, ठीक है। 9:30 पे हम लोग दोबारा मिलते हैं, ठीक। तो यूट्यूब वाले सभी को थैंक यू जो भी क्लास में आए थे, आप लोग भी जो है